हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, समय बहुत कम है और हमें अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और एग्जाम भी इसमें आपके साथ है टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। बहुत लंबे लंबे सेशन से अच्छा है कि बहुत कुछ आप पढ़ें, बहुत कम टाइम में पढ़ें और उससे इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट आप दें, जो मैं आपसे कहता रहता हूँ, जो आपको हमारी वेबसाइट पे हमारी ऐप पे फ्री मिल जाएंगे। आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें। हमारी CWC का जो एग्जामिनेशन 4th एंड 5th दोनों ही डे में ये शेड्यूल्ड है, क्योंकि पिछली वीडियो में कई सारे स्टूडेंट ने लिखा था कि सर 4th को नहीं 5th को है, तो 4th को भी है 5th को भी ये एग्जामिनेशन होना है। तो हॉर्टिकल्चर के आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम चीजें वही डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे आपके सिलेबस में है। तो हॉर्टिकल्चर का डिस्कस करेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए, यहाँ पे 65 मार्क्स का जो पार्ट होना है उसमें सिर्फ 20 मार्क्स का एग्रीकल्चर है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा 100% टाइम अपने एग्रीकल्चर को देंगे। ये भी पढ़िए, क्वांटिटी इंग्लिश भी पढ़िए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। हम सेशंस उसके लिए भी लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन है, क्विकली डिस्कस करेंगे। व्हाट मेथड इज रिकमेंडेड फॉर द एक्सट्रैक्टिंग ऑफ पपेन फ्रॉम द पपाया फ्रूट? तो कौन सी मेथड को जनरली रिकमेंड किया जाता है ताकि हम फ्रूट भी ले लें और उसके पहले पपेन भी ले लें और फिर फ्रूट भी ले लें? तो बॉइलिंग, प्रेसिंग, टैपिंग, फ्रीजिंग। तो जनरली आप देखेंगे जो टैपिंग प्रोसेस है वो यूज की जाती है, जो लेटेक्स है या फिर मिल्की जूस है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? टैपिंग बोलते हैं। टैपिंग द फ्रूट एंड द कलेक्टेड लेटेक्स इज ड्राइड एंड प्रोसेस टू ऑब्टेन द पपेन। सो ये एक्सट्रैक्शन की मेथड है। देन दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा रीजन है इज द मैंड्रिन कल्टीवार नोन एज खासी मैंड्रिन? तो देखो, अब ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। खासी मैंड्रिन आप सभी को पता है, गारो खासी जानतियां, है ना, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। बट यहाँ पे ये पूछा है कि जहाँ पे कमर्शियली ये ग्रो किया जाता है, characterized by the depressed globose fruit, uniform orange color and abundant juicy well flavored pulp। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी दे दिया, बट क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे ये सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। अगर आप देखेंगे, जीआई ये मेघालय का है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे है पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो आई होप कि खासी सुन के भी आप ये थोड़ा सा इसको कोरिलेट करके आंसर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका वेस्ट बंगाल है। ओके, दार्जिलिंग एरिया में ये ज्यादा ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कैरेट में, कॉमनली कॉज बाय द एक्सेसिव मॉइस्चर ड्यूरिंग द रूट डेवलपमेंट? अगर रूट डेवलपमेंट के टाइम पे ज्यादा मॉइस्चर है तो कौन सा डिसऑर्डर होता है? आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये रूट्स को क्या हुआ है, इस गाजर को हुआ क्या है? तो यहाँ पे फोर्किंग हुई है, मतलब डिवाइड हो गया वो 2 या 3 पार्ट में, तो इसको फोर्किंग हम कहते हैं। सो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो एक्सेसिव मॉइस्चर की वजह से हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और खासकर हैवी सॉइल्स में। व्हाट इज रिकमेंडेड मीटर आइसोलेशन? क्या आइसोलेशन डिस्टेंस है टू कल्टीवार की फॉर द कुकुम्बर सीड प्रोडक्शन? तो कुकुम्बर सीड प्रोडक्शन की अगर आप बात करेंगे, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो क्या होना चाहिए? 800 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस होनी चाहिए टू कल्टीवार के बीच में। अगेन आपको देखना पड़ेगा कैटेगरी कौन सी है, बट इन जनरल अगर आप बात करेंगे 800 मीटर इज सफिशिएंट। चाओ चाओ इज प्रोपगेटेड थ्रू, चाओ चाओ किससे प्रोपगेट किया जाता है? तो ये आप देख रहे हैं, ये चाओ चाओ है। बेसिकली ये सीड्स, ट्यूबर्ड, कटिंग्स आकर यहाँ पे दिया है। तो आई होप कि इसको देख के भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, ये सीड से ही प्रोपगेट किया जाता है। प्रोपगेशन के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। आप देखेंगे किसी भी एग्जामिनेशन में इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। What is the primary method used for the propagation of the jasmine plant? अब देखिए, जैस्मीन की प्लांट प्रोपगेशन की मेथड यहाँ पे पूछी है। जैस्मीन जो फ्लावर है वो किससे होता है? मैं आपको जस्ट एक चीज बताऊं, आपने अपने घर में भी लगा हुआ देखेंगे जैस्मीन। हमारे पेरेंट्स, उन्होंने भले ही पढ़ा है या नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी उनको पता है कि जैस्मीन का फ्लावर अगर किसी के घर में बहुत अच्छा लग रहा है, अगर वो उनके फ्रेंड है, तो उनसे कहते हैं कि एक कटिंग हमें भी दे दो, और वहां से लाके अपने घर पे लगा देते हैं। सो बेसिकली आप देखेंगे कटिंग से ही ये लग जाता है। तो जैस्मीन का प्लांट अगर आपके घर में है, तो अपने दोस्त को एक कटिंग भी आप दे देंगे, तो उसके घर में भी जैस्मीन की महक आएगी। तो ये जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोसेस है ड्राई करने की फ्लावर को? रिक्वायर प्लेसिंग फ्लावर एंड foliage इन बिटवीन fold of newspaper or the blotting paper, pressing them between corrugated board and then subjecting them to heat in an electric hot air oven। मे भी हो सकता है आपने अपने प्रेम प्यार के दिन में ये चीज की होगी। अगर की है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिंपल सी चीज है कि क्वेश्चन पूछेंगे कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि फ्लावर को ड्राई किया जाता है पेपर वगैरह यूज की करके? तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, फ्रीज ड्राइंग नहीं हो सकती, ग्लिसरीन नहीं है, प्रेस ड्राइंग है, क्योंकि हम इसको बेसिकली प्रेस कर रहे हैं किसके बीच में? पेपर के बीच में। ना डाइंग डाइंग है ना ब्लांचिंग है, तो प्रेस ड्राइंग है। और आपने देखा भी, अगर आपने कभी ये किया भी है, फ्लावर को अपनी बुक्स के बीच में रखा है, तो जब वो पूरा ही ड्राई हो जाता है तो वो बहुत अच्छी अपीयरेंस देता है ना। बीच में इन बिटवीन तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, बट जब पूरा ड्राई हो जाता है तो बहुत अच्छी अपीयरेंस देता है। इवन रोज, रोज के फ्लावर भी, आई डोंट नो कि आपने कभी करके देखा या नहीं करके देखा, जरूर कीजिएगा। आपकी जो मेमोरी है वो भी रहेगी, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज आपके पास बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से गार्डन की स्टाइल है जो एम्फसाइज करती है इंट्रिकेट एंड आर्टिफिशियल डिजाइन्स
intricate as well as artificial designs typified by the immense scale and was perfected by the ली नोटरे हम कह सकते हैं। ली नोटरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बेसिकली इसको दिया था, या फिर नॉट साइंटिस्ट। तो ये फ्रेंच गार्डन है। फ्रेंच गार्डन आप देखेंगे वो स्पेसिफिकली जो आर्टिफिशियल डिजाइन है उन पे वर्क करता है। ये एक जस्ट है आर्टिफिशियल फ्रेंच गार्डन का। तो ली नोटरे अगर दिया है तो भी डिजाइन बाय ली नोटरे है, और साथ ही साथ अगर ये दिया गया है कि इमेंस स्केल है और आर्टिफिशियल डिजाइन है तो ये फ्रेंच गार्डन इसका करेक्ट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्लासिफिकेशन है क्राइसेंथेमम का इज कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटर रे फ्लोरेट्स। जो आउटर रे फ्लोरेट्स होते हैं आप देखेंगे, मैं तो बहुत गंदा डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये इस टाइप का कुछ फ्लावर होता है। ये जो डबल क्राइसेंथेमम है, ये सिंगल मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आउटर रे फ्लोरेट्स कर्विंग आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, इस टाइप से होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ये पूछा तो इसको रिफ्लेक्स क्लासिफिकेशन बोला जाता है, और ये किसका है, क्राइसेंथेमम का क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इन टर्मरिक कॉज्ड बाय द टेफ्रिना मैक्युलेंस। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको ये बताना है टेफ्रिना डिफॉर्मेंस की वजह से कौन सी डिजीज होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो बात की गई है टेफ्रिना मैक्युलेंस की बात की गई है, और ये मैनिफेस्ट होता है एज अ ओवल एंड द इरेगुलर ब्राउन स्पॉट्स ऑन लीव्स लीडिंग टू रिडक्शन इन राइजोम यील्ड। सीधी सी बात है, लीफ पे अगर एरिया कम हो जाएगा, येलोइंग हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, राइजोम का साइज नहीं बढ़ेगा। आप देख रहे हैं ये है, और ये क्या हम इसको बोलते हैं, लीफ ब्लॉच इसको बोला जाता है। तो आपको मुझे कोई आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि टेफ्रिना डिफॉर्मेंस की वजह से कौन सी डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द मेन मेडिसिनल कंपाउंड फाउंड इन द राउल्फिया सर्पेंटिना एंड हाउ इट इज यूज्ड इन द मॉडर्न मेडिसिन। सर्पगंधा आप बट यहाँ पे पूछा है मॉडर्न मेडिसिन में इसका क्या यूज है। आयुर्वेद में तो होता ही है, बट मॉडर्न मेडिसिन में इसको कैसे यूज किया जा रहा है। मेडिसिनल प्लांट है। इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे पूरी स्लाइड में एक चीज ये दिखेगी कि मैंने बहुत सारी डिटेलिंग की है, एंड मेरा यहाँ पे कोई ये पर्पस नहीं है कि मैं बहुत टाइम लेके सारी चीजें एक्सप्लेन करूँ और फिर नेक्स्ट करके आपके पास आंसर आए। ये सारी चीजें मैंने इसलिए यहाँ पे दिखाई हुई है आपको, क्योंकि एक तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्विकली चीजों को कवर कर सकूं, और साथ ही साथ जब इसका पीडीएफ आपको मिलेगा तो पीडीएफ में सारी डिटेल आपको रहे। और कई बार क्या होता है जब हम पीडीएफ देते हैं तो उसमें आंसर नहीं मार्क होता है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको आंसर बताने में हेल्प करेगा। ओके, सो यहाँ पे राउल्फिया सर्पेंटिना का पूछा है, रिजरपाइन इसका करेक्ट आंसर है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए ये यूज होता है। इसके अलावा आप ये देखिए कि क्विनिन, मॉर्फिन एंड एट्रोपाइन हमको किससे मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड टाइम टू कलेक्ट द सीड नट्स फॉर रेजिंग कोकोनट सीडलिंग्स। तो कौन सा बिल्कुल सही टाइम है। एक और क्वेश्चन इससे आता है, बहुत ज्यादा हमने आगे लिया भी हुआ है कि कोकोनट किससे प्रोपोगेट किया जाता है। अब आपको पता चल गया है किससे प्रोपोगेट किया था, सीड्स या फिर सीडलिंग्स के थ्रू। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि कब हम इसको कलेक्ट करते हैं, तो इसका जो करेक्ट टाइम है वो फरवरी से मई के बीच का है। देन खाई के पान बनारस। What is the interval of harvesting beetle vine leaves once harvesting is commenced? एक बार जब हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है तो कितने इंटरवल हम रखते हैं उसकी, जो कंजिक्यूटिव हार्वेस्टिंग होती है उसके बीच में। आप ये देखेंगे ये पान की जो पान बीटल वाइन है उसकी वाइन है बेसिकली। ये मेरे घर में भी लगा हुआ है, शायद आप लोगों के घर में भी लगा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग इसको पूजा में भी यूज करते हैं, है ना। सो ये एवरी फोर्टनाइट फिर उसकी हार्वेस्टिंग के जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो एवरी फोर्टनाइट में इसकी पिकिंग की जाती है लीफ की। सो ये इसकी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है। नेक्स्ट है कौन सा डिसऑर्डर है जो इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ थिक वेजिटेबल शूट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स इनटू कॉम्पैक्ट मास ऑफ स्टाइल फ्लावर इन मैंगो ट्रीज। जैसे ही फ्लोरल पार्ट्स की बात कर दी मैंगो में और कॉम्पैक्ट मास बोल दिया तो कुछ नहीं सोचना है, ये मैंगो मॉलफॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा कोई ऐसी डिजीज नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है जो कि फ्लोरल पार्ट में इम्पैक्ट करता है और कॉम्पैक्ट मास बनाता है। ओके, तो ये मैंगो मॉलफॉर्मेशन है। मैंगो मॉलफॉर्मेशन के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारा अभी रीजन इसके बारे में नहीं पता है कि एग्जैक्ट ये होता कैसे है। पैथोलॉजिकल रीजंस भी हैं, इंसेक्ट भी रीजन भी, और भी बहुत सारे इसके पीछे रीजंस हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय द डार्क ब्राउन स्पॉट्स विद द कंसेंट्रिक रिंग्स। अगेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया है कंसेंट्रिक रिंग्स ऑन लीव्स गिविंग अ टारगेट बोर्ड इफेक्ट। ओके, तो ये टारगेट बोर्ड क्या होता है आप सभी को पता है, इस टाइप का टारगेट बोर्ड होता है हमारा। तो वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ये कंसेंट्रिक रिंग है, थोड़ा सा भी नहीं प्रॉपर्ली दिख रहा है, बट इस टाइप की रिंग्स दिखती हैं। तो ये किस में होता है, ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट्स में। ओके, तो ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट्स में होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सर्कोस्पोरा में कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे जो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट होता है, जिसको हम टिक्का डिजीज भी बोलते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में लिखे ना लिखें, बट आप सोचने में जरूर मजबूर हो जाएंगे, और अगर आपने सोच के आइडेंटिफाई या फिर आपने सर्च भी कर लिया ना, तो आपकी नॉलेज में काफी कुछ ना कुछ अच्छा गेन होगा।
कौन सा ग्रेप कल्टीवार है एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन अनाबे शाही एंड थॉमसन सीडलेस? तो अनाबे शाही और थॉमसन सीडलेस का कौन सा क्रॉस है? अर्का कृष्णा। इसमें तो कुछ नहीं है, इसको जैसे आपको याद करना ही होगा। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारी वैरायटीज के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, और वैरायटीज के क्वेश्चन में मैंने कई बार ये देखा है, इट्स अ मैटर ऑफ लक कि आपको पता है या नहीं पता है। कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और कई बार तो हमें आता आता हम गलत कराते हैं। सो बहुत सारी चीजों में तो लक भी काम करता है, बट वो भी तभी काम करेगा जब आप कुछ ना कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो अगर एमसीक्यूज के थ्रू भी आपने चीजें की हैं तो भी आपको लंबे टाइम तक याद रहती है, रादर देन कि आप ऐसे पढ़ रहे हैं, ग्रेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ग्रेप्स की वेराइटीज याद करने की कोशिश करें, तो वो रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड एज अ प्रिजर्वेटिव? अगेन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। हम दो टाइप के प्रिजर्वेटिव को ब्रॉडली यूज करते हैं, एक है बेंजोइक एसिड, दूसरा है केएमएस। ओके, पोटेशियम मेटवाई सल्फाइड। आपको ये बताना है कि किस कंडीशन में हम बेंजोइक एसिड यूज करते हैं, किस कंडीशन में हम केएमएस यूज करते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा है क्या उसका प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन है, तो आप देखेंगे वो टीसीए साइकिल को इनिबिट करता है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कि टीसीए के लिए एसेंशियल है, उसको इनिबिट कर देता है, और इससे फिर क्या होता है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है पूरी की पूरी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, विच स्टेप इन द कैनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट विद बॉइलिंग वाटर और स्टीम फॉर अ शॉर्ट पीरियड टू इनएक्टिवेट एंजाइम एंड इम्प्रूव द हीट ट्रांसफर? तो कैनिंग की प्रोसेस में कौन सी ये जो दिया हुआ है हमको बॉइलिंग वाटर के साथ फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड टू इनएक्टिवेट द एंजाइम और इम्प्रूव द हीट ट्रांसफर, उसको हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग नहीं, वॉशिंग नहीं, पीलिंग, कोरिंग एंड पिटिंग नहीं, बचा क्या? ब्लांचिंग। तो ऑड वन आउट करके भी आप कर सकते हैं। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग में तो कुछ भी हम बॉइलिंग वाटर का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, किसमें करते हैं? केवल ब्लांचिंग में। Then which chemical treatment is commonly used to disinfect vegetable before canning? Vegetables को हम disinfect किससे करते हैं? कैनिंग से पहले। तो आप देखेंगे पोटेशियम परमंगनेट से भी किया जाता है, क्लोराइन सोल्यूशन से भी किया जाता है, बट जनरली आप देखेंगे वेजिटेबल्स को हम क्लोराइन सोल्यूशन से ज्यादातर करते हैं। दोनों ही बेसिकली जनरली यूज किए जाते हैं, एसिटिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड को नहीं यूज किया जाता है। कोकोनट इज कमर्शियली प्रोपगेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? तो ये सीड्स के थ्रू होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। प्रोपगेशन, प्रोपगेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो जनरली प्रोपगेशन का ही बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट? कौन सा नॉन क्लाइमेक्टेरिक है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग बताइए कौन सा नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स है, मतलब कौन सा फ्रूट ऐसा है जिसको हम अगर हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद वो पकना बंद हो जाएगा, फिर वो नहीं पकेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्टिंग और बेस्ट पीक इन टी इज रेफर्ड एज? सीटीसी भी हम इसी में यूज करते हैं, टी में कर कट टी एंड क्रश, कर्ल, सॉरी कर्ल। तो ये सीटीसी प्रोसेस भी इसी में यूज होती है, बट इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि कौन सा बेस्ट पिक होता है हार्वेस्टिंग के टाइम का। सो वो 2.5 टू लीव्स एंड अ बर्ड, टू लीव एंड अ बर्ड स्टेज होती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आप ऐसे 2.5 ईयर के बच्चे भी आपको देख रहे हैं, दो बड़े बच्चे एक छोटा बच्चा यहाँ पे दिख रहा है, तो कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। 2.5 टू लीव्स एंड हाफ एंड अ बर्ड, ये प्रॉपर इसकी स्टेज होती है। देन किन्नू मैंडरिन पूछा गया है कि किसका क्रॉस है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा, रिसेंटली हमने किसी एग्जामिनेशन में देखा था। किन्नू मैंडरिन किसका क्रॉस है? किंग इनटू विलो लीफ का। आप मुझे ये बताइएगा कि विलो क्या चीज है, किस चीज के लिए फेमस है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने जितने क्वेश्चन पूछे हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ग्रीनिंग ऑफ द पोटैटो? पोटैटो में ग्रीनिंग किसकी वजह से होती है? जिसकी वजह से आप सभी को पता है, हम कहते हैं कि वो पॉइजनस भी हो जाती है। ये जनरली आप सभी को पता है, इसका जो कंटेंट है सोलेनिन, उसकी वजह से होता है। और ये होता क्या है, क्योंकि लाइट पड़ती है उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस या फिर जो हम कहते हैं क्लोरोफिल बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, देन विच वेराइटी ऑफ मैंगो इज सूटेबल फॉर द हाई डेंसिटी प्लांटिंग? तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी मैंगो की वेराइटी सूटेबल है? सभी को पता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आम्रपाली। तो आम्रपाली वेराइटी जो है वो हमारी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए है, और मतलब आप देख सकते हैं कि वो उतना नहीं फैलती जितनी बाकी वेराइटीज फैलती हैं। सो दिस इज अबाउट हॉर्टिकल्चर एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हम नेक्स्ट 7 to 8 डेज जितने भी हमें मिलेंगे, रोज हम आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे हर एक डिफरेंट टॉपिक से। आप हमें सजेस्ट कीजिएगा कि कौन से टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, हम उसी सब्जेक्ट से लेकर आएंगे।
और टारगेट आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए जो मैंने सुबह ही आपको दिया है कि एटलीस्ट 7 मॉक टेस्ट तो आप जरूर कीजिए। अगर आज का मॉक टेस्ट अभी तक अटेंड नहीं किया तो अभी जरूर करिएगा, उसके बिना मत सोइएगा। एग्जाम भी आपको प्रोवाइड करता है मॉक टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ चैप्टर टेस्ट, सारा ही कंटेंट मॉक टेस्ट के प्राइस में। कई सारे स्टूडेंट्स का था कि सर सिर्फ मॉक सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं आपको बता दूं हम टेस्ट सीरीज के प्राइस पे ही आपको पूरा कोर्स एक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि सेपरेटली टेस्ट सीरीज हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग फ्री मॉक टेस्ट हमारी ऐप पे ही। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आप तभी सोएंगे जब एक मॉक टेस्ट करेंगे। कुछ ही दिन बचे हैं, 100% दीजिए, बहुत अच्छा आपको एग्जाम के बाद लगेगा। थैंक यू एवरीवन।